संवर्धक पाचक ग्रंथि। और हम लोग इस वीडियो में जे प्रक्रम का ही पढ़ रहे हैं वीडियो, और ये जितना वीडियो बनेगा इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग संवर्ध संवर्धक पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम गलट जितना ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो है लार ग्रंथि यानी स्लेविंग ग्लैंड। यह मुख गुहा में पाई जाती है। कहने का मतलब ये किस में पाया जाता है, यह मुंह में पाई जाती है। इससे लार का स्राव होता है, और इससे क्या होता है, जो मुंह में होता है ये कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा में, यानी मुंह के अंदर पाया जाता है। इसमें लार का स्राव होता है, और इसमें क्या होता है, लार का स्राव होता है। इस जिसमें टायोलिन क्या होता है, ये इसमें टायोलिन और लाइसोजाइम इंजाइम होता है। तो इसमें क्या होता है, टायोसिल और लायोजिम इंजाइम पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, और मुंह में ही इसका स्राव होता है। जो हम लोग का मुंह में लार है वो कहाँ से होता है, मुंह के मुंह से लार निकलता है, जिसमें टायलिन और कौन सा निकलता है, जिसमें इंजाइम कौन सा निकलता है, टाइलिन और लाइसोजाइम इंजाइम निकलता है। ठीक है, इस लार में दो चीज़ रहता है, वो टायोसिन और लाइजियम इंजाइम होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत यानी लीवर है ना, यह मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। जो लीवर है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है, बड़ा ग्रंथि है, जो पितरस यानी बॉयल जूस यानी पितरस का निर्माण करता है। तो लीवर में किसका निर्माण होता है, कौन सा रस का होता है, पितरस का निर्माण करती है। यह रस वसा का पाचन, और जो पितरस से क्या होता है, वसा का पाचन यानी इमिलीसीकरण में सहायक होता है। तो ये क्या होता है, ये ग्रंथि यकृत में क्या होता है, बड़ी ग्रंथि है, जो पितरस का निर्माण होता है। और पितरस किसको पाचन की क्रिया करता है, वसा को पाचन में सहायता होता है। तीसरा नंबर का है अग्नाशय, है ना। अग्नाशय यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और क्या था, लीवर पहले ग्रंथि थी, और अग्नाशय क्या है, दूसरी ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि भी इसे कहा जाता है ना। बड़ी यह शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि है। इसमें अग्नाशी क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक है, ट्रेप्सिन होता है। और इसमें किसका पाचक होता है, प्रोटीन पाचक होता है। लाइपेज वसा पाचक होता है, और इमालाइज कार्बोहाइड्रेट पाचक इंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या आ जाता है, ये सब पाचक पाया जाता है, प्रोटीन पाचक पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, वसा पाचक एवं इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक इंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंस है ना, स्टाइंस क्या है, यानी छोटी आंत क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो जब ये तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो छोटी आंत हमारे आहार नल का सबसे लंबा भाग है। तो क्या करिएगा, देखिएगा यहाँ से लिखिएगा, जी छोटी आंत है हमारे आहार नल का यानी पाचन क्रिया का सबसे लंबा भाग है, जिसकी औसत लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। जिसकी औसत लंबाई कितना मीटर होती है, लगभग 6 मीटर होती है। भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन और पोषक तत्व का अवशोषण यानी अवशोषण इसी भाग में होता है। यानी भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है, हमारी छोटी आंत में हो। तो पहले ये लिखना है कि छोटी आंत हमारे आहार नल का सबसे लंबा भाग है, जिसका औसत लंबाई 6 मीटर होता है। भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्व का अवशोषण इसी भाग में होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। अब तीनों भाग को हम लोग देखेंगे, है ना। ये तीनों भाग है। पहला है डायोडेनम यानी ग्रहणी, है ना। इसमें अमाशय से आया भोजन पचता है। इसमें क्या होता है, अमाशय से जो भोजन आता है उसमें पचता है। यहाँ यकृत का पीत रस और अग्नाशय रस आकर मिलता है। यहाँ क्या होता है, जो पहला में है इसमें अमाशय से आया हुआ भोजन क्या है, तो इसमें अमाशय से आया हुआ भोजन जो यकृत के पीत रस और अग्नाशय रस से मिलकर पचता है। दूसरा नंबर में जेजुनम अग्रक्षुद्र, इसमें पचे हुए भोजन का पोषक तत्व का अवशोषण शुरू होता है। इसमें पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण शुरू हो जाता है। उसके बाद इलियम क्षुद्रांश, है ना, यह छोटी आंत के अंतिम और सबसे बड़ा भाग है। यहाँ भोजन का पोषक तत्व का शोषण सबसे अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ क्या होता है, भोजन का मात्रा का शोषण सबसे अधिक मात्रा में होता है ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे
इमोलसीकरण किसे कहते हैं, है ना, इमोलसीकरण किसे कहते हैं, यहाँ से इमोलोसीकरण किसे कहते हैं, तो पीतरस या ब्लू की सहायता से, इमोलसीकरण के पीतरस ब्लू की सहायता से वसा का सबसे बड़े बड़े अणु को टुकड़े टुकड़े तोड़ना या बूंदरों में तोड़ने की भौतिक प्रक्रिया को इमोलसीकरण कहते हैं। करा पे कर पेपीटी पेपेलिस्टिक अल्सर क्या है, पेपेलिस्टिक अल्सर क्या है, तो इसमें इस तरह का प्रश्न आएगा तो उत्तर लिखना है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भोजन नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, लंबे समय तक भोजन नहीं करता है अर्थात भूखा रहता है, यानी दिन भर वो भूखा रहता है, तो उसके आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और क्या बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ जाती है, और सुरक्षा करने वाला म्यूकस स्लेम का स्राव कम हो जाता है, सुरक्षा करने वाला स्लेम का क्या होता है, स्राव कम हो जाता है। इसके कारण आमाशय के आंतरिक दीवारों पर छोटे छोटे घाव या छल्ले बन जाता है, जिन्हें पेपेलिस्टिक अल्सर कहते हैं। पेपेलिस्टिक अल्सर करना इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, खाना खाना चाहिए, नहीं खाना करने से क्या होता है, अल्सरिक अम्ल बनता है, उसी को अल्सरिक बीमारी भी है इस टाइप का। पीतरस यानी बाइल्स जूस क्या है, या वसा के पाचन में किस प्रकार सहायक होता है, लिखिए। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे पीतरस हमारे यकृत से निकलने वाला, पीतरस क्या है, हमारे यकृत यानी लीवर से निकलने वाला एक क्षारीय और ही हरे पीले रंग का लिक्विड द्रव है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। और कहाँ रहता है, ये पित्ताशय में जमा रहता है। तो ये क्षारीय होता है और हरे पीले रंग का होता है, लिक्विड द्रव में होता है, जो पित्ताशय में क्या रहता है, जमा रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इस रस जो निकलता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। वसा को पचने में यह 2 तरह से मदद करता है। तो वसा को पचने में कितने तरह से मदद करता है, यह 2 तरह से मदद करता है। सबसे पहले यह आमाशय से आए हुए खट्टे यानी अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। खट्टे हुए भोजन जो आता है आमाशय से क्या होता है, उसको क्षारीय बना देता है, ताकि बाकी पचे एंजाइम उस पर काम कर सके, और बाकी पचे एंजाइम उस पर क्या कर सके, काम कर सके। दूसरा यह वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटी छोटी क्या करता है, छोटी छोटी बूंदे में तोड़ देता है, जिसे विज्ञान में वसा का इमोलोसीकरण कहते हैं। इसके बाद ये लाइपेज एंजाइम वसा को बहुत आसानी से पचा लेता है। तो यही है पीतरस का काम। सोपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। सोपोषी तथा परपोषी में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। सोपोषी पोषण यह केवल हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणुओं में होता है। यह केवल किस में होता है, यह केवल हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणुओं में होता है, सोपोषी। और यहाँ क्या कहता है, परपोषी यह सभी जंतुओं, मनुष्य, पक्षियों और कवक, फंगस में भी होता है। तो यह सभी कम जंतुओं में होता है, दोनों में, ये सिर्फ हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु होता है, जबकि ये क्या होता है, मनुष्य में होता है, पक्षी और कवक, फंगस। इसमें भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। इसमें क्या होता है, भोजन बनाने के लिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। यह अपना भोजन का निर्माण स्वयं अकार्बनिक पदार्थ CO2 जल से करता है। यह अपना भोजन के लिए प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें भोजन का पचने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भोजन की पचने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भोजन के जटिल अणुओं को पचने की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे जैसे उदाहरण में क्या, हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, उदाहरण मनुष्य, अमीबा, गाय, शेर इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब परपोषण है, ये स्वपोषण का लक्षण है। यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन में वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांश यानी छोटी आंत वसा को पाचन की पूरी प्रक्रिया में होता है। वसा का पाचन की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो जब भोजन आमाशय यानी स्टोमक, पेट में से निकलकर छोटी आंत में प्रवेश करती हैं, तो यकृत से निकलने वाली पीतरस भोजन में मिलकर उसे क्षारीय बना देता है। इसके साथ ही पीतरस वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिसे वसा का इमोलेसीकरण कहते हैं। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाली लाइपेज एंजाइम छोटी बूंद वाले वसा पर आसानी से क्रिया करता है और उसे पूरी तरह से पाचक बासीय अम्ल तथा गिलरिस में बदल देता है। इस प्रकार वसा का पाचन पूर्ण होता है। इस प्रकार क्या होता है, वसा का पाचन पूर्ण होता है। भोजन का पाचन में लार
की क्या भूमिका है, भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है, यहाँ देखना है। तो भोजन को गीला और चिकना बनाना है ना, भोजन को क्या बनाना है, गीला और चिकना बनाना, किसका काम है, लार का। लार भोजन के अच्छी तरह से भिगोकर गीला, मुलायम और चिपचिपा लूगोदीदार बना देती है। इसके कारण भोजन का चबाने और ग्रसनली फूड पाइप से नीचे निगलने में बहुत आसानी होती है। तो भोजन का पाचन में लार की भूमिका क्या होता है, तो भोजन के गीला कर देता है, चिकना बनाने। लार भोजन के अच्छी तरह से भिगोकर गीला या मुलायम चिपचिपा लुगीदार बना देता है। इसके कारण भोजन को क्या है, चबाने और ग्रसनली से नीचे गिराने में बहुत आसानी होता है। तो अब दूसरा नंबर में क्या है, तो पहला नंबर का कार्य भोजन को उसमें मान हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। तो लार का दूसरा कारण क्या है, लार में लाइसोजम नामक एक कीटानाशक एंजाइम पाया जाता है। यह भोजन के साथ मुख गुहा में आए हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया और कीटाणु को मारकर शरीर की रक्षा करता है। उसके बाद तीसरा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करना। यहाँ से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन शुरू, लार में क्या होता है, टायलिन तथा लार इंजाइम इंजाइम नामक इंजाइम होता है। यह भोजन में उपस्थित कठिल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रच या मंड के सरल शक्कर माल्टोज में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। और क्या होता है, इस प्रकार मुख गुहा से क्या होता है, शुरू हो जाता है पाचन। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, तो यहाँ से उत्तर लिखना है। हमारे आमाशय की दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथि से जठर ग्रंथि से हाइड्रोलिक अम्ल HCl का स्राव होता है। आमाशय में इस अम्ल का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है। यहाँ से कीटाणुओं को नष्ट करना, पहला क्या है, कीटाणुओं को नष्ट करना। यह भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया और कीटाणु को मारकर भोजन को सड़ने से बचाता है। उसके बाद भोजन का नर्म करना, क्या करता है आमाशय, वो दूसरा काम क्या है, भोजन को नष्ट करना, भोजन को नर्म करना। यह भोजन के कई तरह अघुलनशील कणों को गलाकर उसे एकदम नर्म और महीन लुगदी में बदल देता है, जिससे पाचक एंजाइम उसे पर आसानी से क्रिया कर सके। अम्लीय मध्यम क्या कर रहा है, अम्लीय, तीसरा नंबर में कह रहा है अम्लीय मध्यम प्रदान करना। यह आमाशय में भोजन के अम्लीय मध्यम प्रदान करता है। इसे अम्लीय मध्यम की उपस्थिति में ही निष्क्रिय पेपिसोनोजोन सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदलता है, जो प्रोटीन के पाचन करता है। अर्थात इसके बिना पेप्सिन प्रोटीन को नहीं पच सकता इसके बिना। पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है, तो पाचक एंजाइमों जैव उत्प्रेरक होता है। पाचक एंजाइम क्या होता है, जैव उत्प्रेरक होता है, जिनका मुख्य कार्य भोजन के बड़े बड़े जटिल अघुलनशील अणुओं को छोटे सरल और घुलनशील अणुओं के में तोड़ना है। जबकि यह कठिन अणु सरल अणुओं में टूट जाता है, तब हमारी छोटी आंत के इलियम वाले भाग द्वारा भोजन के पोषक तत्व को अवशोषण बहुत आसानी से कर लिया जाता है। तो पंचायक एंजाइम का कार्य क्या है, पंचायक एंजाइम का उत्प्रेरक होता है, ये जैव उत्प्रेरक होता है। इनका मुख्य कार्य भोजन के बड़े बड़े और जटिल अघुलनशील अणुओं को छोटे सरल और अघुलनशील अणुओं में तोड़ना होता है। जब यह जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाता है, तब हमारी छोटी आंत इलियम वाले भाग द्वारा भोजन के पोषण के तत्व अवशोषण कर आसानी से कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद आगे, पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश यानी छोटी आंत के कैसे अभिक्लिपित किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। पचे हुए भोजन का सबसे अधिक और अंतिम अवशोषण क्षुद्रांश यानी स्मॉल इंटेंसिंग में होता है। इसके लिए छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अंगुली जैसी हजारों सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। और क्या होता है, पचे हुए भोजन का सबसे अधिक अंतिम अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। इसके लिए छोटी आंत की अतिरिक्त सतह पर अंगुली जैसी हजारों सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बिलई या दीर्घ रोम कहते हैं। यह बिलई निम्नलिखित तरीके से कार्य करता है। क्षेत्रफल बढ़ाना, यह छोटी छोटी अंदरूनी हिस्से की सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे भोजन का अवशोषण बहुत तेजी से क्या होगा, तेजी से होता है। यहाँ तेजी से होगा, 43 लिखा है, तेजी से होता है। रक्त वाहिका का जाल, प्रत्येक बिलाई के अंदर रुधिर वाहिका रक्त नलिका का एक बहुत बड़ा भाग जाल बिछा होना है। पोषक तत्व का सोखना, यह वाहिका पचे हुए भोजन के पोषक तत्व को सोखकर सीधा रक्त संचार में पहुंचा देता है, जहां से शरीर इसका उपयोग कर लेता है। उसके बाद यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद बड़ी आंत है ना, अब देखेंगे बड़ी आंत।
बड़ी आंत के कितने बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, उनका नाम लिखे। तो बड़ी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है सिकमा। यह छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़े पर स्थित एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है। क्या होती है? बड़ी और छोटी आंत जोड़ी की संरचना, जिसके ओपेडिक्स से जुड़ा होता है कोलन। यह बड़ी आंत के सबसे लंबा और मुख्य भाग होता है, जो जल को अवशोषण करता है। कोलन ही जल को अवशोषण करता है। मलाशय, यह बड़ी आंत के अंतिम भाग होता है, जहाँ अपचित ठोस कचरा मल अस्थायी रूप से जमा रहता है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उनको उत्पाद क्या है? तो स्वपोषी पोषण, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थित, जल H2O की उपलब्धता, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, हरित लवक क्लोरोफिल, ये 4 चीज आवश्यक है। ठीक है। तो उत्पाद में क्या होता है? उत्पाद में देखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस, CO2 और जल उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं, जबकि ग्लूकोज मुख्य भोजन के रूप में बनता है। तो यही उत्पाद है। ठीक है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु क्या है? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मुख्य मापदंड का उपयोग करें। श्वसन, सभी सजीव जीवित रहने के लिए क्या लेता है? सांस लेता है। पोषण, सजीवों की ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। गतियाँ, सजीवों में गतियाँ होती है, चाहे वह दिखाई क्या है? सजीवों के लिए उत्पाद के दिखाई। पोषण, सजीवों की ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। गति, सजीव में गति होती है, चाहे वह दिखाई देने वाली शरीर गति या कोशिका के अंदर होने वाली अदृश्य आणविक गति होता है। वृद्धि, क्या होता है? वृद्धि 4 नंबर में। तो समय के साथ सजीव के शरीर का आकार और विकास बढ़ता है। संवेदनशीलता क्या होता है? संवेदनशीलता, सजीव अपने आसपास के वातावरण में होने वाला बदलाव को महसूस करता और प्रक्रिया देता है।